हेलो स्टूडेंट्स। हम सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे और हमारे लेक्चर कंटिन्यू था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जो है हम डिफरेंट स्टेप्स को यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड सबस्ट्रेट, सेकंड जो है फर्मेंटेशन है, थर्ड में हम क्या करते हैं हार्वेस्टिंग, और फोर्थ में पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह फिफ्थ स्टेप पे हम फिर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन करते हैं। तो अब इस लेक्चर में हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। अब फर्स्ट स्टेप पे हम सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब एंड सबस्ट्रेट करते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें हम माइक्रोब्स की सिलेक्शन करते हैं। और अब माइक्रोब को हम ये भी देखते हैं कि इट शुडंट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, यानी जब हम इनका बायोमास प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको हम आगे यूटिलाइज भी करेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी इस स्पीशीज में या एक स्ट्रैंड में ये भी होनी चाहिए कि ये कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, यानी कोई टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि टॉक्सिन्स जो हैं पैरोजेनिक होते हैं। अगर टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारे लिए वो क्या होंगे, वो पैथोजेनिक वन होंगे, मीन्स के पैरोजेनिक होंगे, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेस करेंगे। तो ये कोई टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस ना करता हो। इसके अलावा जो है ये हार्मफुल ना हो फॉर कंज्यूमर्स, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं या एनिमल फीड में हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये स्ट्रेन जो है हार्मफुल ना हो, यानी पैथोजेनिक ना हो, कोई डिजीज वगैरह काज ना करता हो। अच्छा, इसके अलावा जो है सेलेक्टेड माइक्रोब शुड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, यानी अगर हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसर हो। तो अगर लार्ज अमाउंट में ये प्रोड्यूसर है तो हमारे लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा जो सबस्ट्रेट इसकी ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं वो चीप होना चाहिए, कि हमारे लिए जो है वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि इस पे ये इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर सके, उस पे ग्रोथ कर सके। और इसके अलावा लो फेवरेबल ग्रोथ एंड इज ऑफ आइसोलेशन, मीन्स कि अगर हम इस पे माइक्रोब को ग्रो कर रहे हैं तो इजीली हम वो इस पे फेवरेबल ग्रोथ शो करें। और इस सबस्ट्रेट से अगर हम उसी माइक्रोब को आइसोलेट करना चाहें या सेपरेट करना चाहिए तो वो भी इजीली जो है हम उससे सेपरेट कर सकें। तो इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सेकंड जो है स्टेप वो फर्मेंटेशन का है। अब जो फर्मेंटेशन में हम क्या कर देते हैं कि माइक्रोब को जो है वो फर्मेंटर में फिर इनोकुलेट कर देते हैं। तो जो फर्मेंटर है ये फिर क्या है कि लार्ज चेम्बर होता है, या तो ये ग्लास का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। जिस तरह आप लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक फर्मेंटर है जिसमें कूलिंग जैकेट्स, बफर्स, एजिटेटर्स, मोटर, ये सारी चीजें लगी होती हैं। और इसके जो है अंदर हम क्या कर देते हैं मीडिया को डालते हैं और अपने स्ट्रैंड या स्पीशीज को इनोकुलेट कर देते हैं। तो इस तरह जो है हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टार्ट में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये अपने बायोमास को प्रोड्यूस कर सके। तो इसके अलावा जो है जो फर्मेंटर है ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये हम स्टरलाइज एनवायरनमेंट में या स्टरलाइज कंडीशन पे परफॉर्म कर देते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन इसमें ना आ सके। और इसके अलावा कुछ कंट्रोल कंडीशंस भी हम इसमें रखते हैं इसके लिए, जिस तरह टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों जरूरी है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम ग्रोथ माइक्रोब्स जो है वो देते हैं हमें। और इसके अलावा प्रेशर, पीएच, एक स्पेसिफिक पीएच भी चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी भी इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। तो ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये हम फर्मेंटर में इनको प्रोवाइड करते हैं, सेट करके दे देते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो कल्चर्स यूज होते हैं फर्मेंटेशन के लिए आगे, तो वो फिड बैच कल्चर्स हम यूज करते हैं। और फिड बैच कल्चर्स जो हैं ये क्या होते हैं कि हम जो है जब इनको फर्मेंटेशन पे लगाते हैं या ग्रोथ पे लगाते हैं माइक्रोब्स को,
तो जो है हम क्या कर देते हैं, बाहर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे हम प्रोडक्ट को नहीं लेते। तो ये फिट बैच कल्चर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इस फर्मेंटेशन में फिट बैच कल्चर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेप में फिर हम क्या करते हैं कि जब हम फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं, उससे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस हो जाता है, माइक्रोबियल बायोमास प्रोड्यूस हो जाता है, जो आगे हम सिंगल सेल प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन में, आइसोलेशन में उसको यूज़ करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो ग्रोथ या कॉलोनीज़ वगैरह आई होती हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, फर्मेंटर से रिमूव कर देते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, उसको डिकेंटेशन कहते हैं। तो डिकेंटेशन असल में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 लेयर्स हैं, तो फर्स्ट लेयर को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ये भी डिकेंटेशन है। अब इधर डिकेंटेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है अब माइक्रोबियल बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, तो टॉप पे अगर कोई जो है सुपरनेटेंट मौजूद है, तो हम क्या कर देते हैं कि सुपरनेटेंट को रिमूव कर देते हैं और सेल को सेपरेट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, डिकेंटेशन है। तो डिकेंटेशन में हम क्या कर देते हैं कि यीस्ट कल्चर को जो है हम मीडिया से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आगे फिर क्या है, आगे फिर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है। अब पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम आगे ये जो डिकेंटेशन के थ्रू हमने यीस्ट सेल को सेपरेट किया है, इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, इससे एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देते हैं, इसकी वॉशिंग करते हैं, इसकी फिर फर्दर ड्राइंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में आते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर यीस्ट सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो फिफ्थ फिफ्थ स्टेप है, वो है प्रोसेसिंग ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब हमारे पास बायोमास आ जाता है। अब ये जो प्रोटीन है, इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं, लेकिन इनके साथ-साथ जो है फिर इम्प्यूरिटीज़ भी मौजूद होती हैं। अब इम्प्यूरिटीज़ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड कंटेंट्स हैं या साल्ट्स हैं, ये सारी क्या हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, और इनका जो रिमूव करना इस कल्चर से, इन सेल्स से, बायोमास से, वो ज़रूरी होता है। तो हम प्योर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर फर्दर क्या कर देते हैं कि सेल की डिस्ट्रप्शन करते हैं, सेल को ब्रेक करते हैं। अब उनकी जो डिसरप्शन है, उसके सेल वॉल को ब्रेक करना, तो इसमें हम क्रशिंग, क्रम्बलिंग, ये करते हैं, उसको क्रश करते हैं ना। और इसके अलावा साइकिल्स ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग। इसका क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रीज़ है कोई सेल और उसको हम एब्रप्टली जो है वो हीट शॉक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका सेल वॉल रप्चर हो जाता है। तो ये साइकिल्स ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग और ग्राइंडिंग, ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर देते हैं कि सेल को रप्चर कर देते हैं, उनको बर्स्ट कर देते हैं, और इस तरह उनके जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं उससे ना। और आगे न्यूक्लिक एसिड को जो हम रिमूव कर देते हैं, उसको जो है हम किस तरह रिमूव करते हैं, बाय ट्रीटमेंट विद NaCl। 10% जो है NaCl यानी साल्ट से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा केमिकल्स भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, जिसमें NaOH है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसकी ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, इसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा थर्मल शॉक्स भी हम देते हैं, एब्रप्टली टेम्परेचर को अप एंड डाउन करते हैं। तो ये थर्मल शॉक से भी जो है हम क्या कर देते हैं, ये इम्प्यूरिटी जो है इसका रिमूव कर देते हैं। या इवन एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट भी हम इसको देते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूक्लिक एसिड को रिमूव कर रहे हैं, तो अब न्यूक्लिक एसिड के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं हमारे पास, वो क्या है, राइबो न्यूक्लियेजेस हैं। तो राइबो न्यूक्लियेजेस के थ्रू जो है हम क्या कर देते हैं, इन RNA कंटेंट को या न्यूक्लिक एसिड कंटेंट को क्या कर देते हैं, उनसे डिग्रेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप आगे जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।